नाजरीन आदाब, आज हमारे साथ हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं ये अभी चेयरमैन बने हैं तो क्या मसाइल है महाराष्ट्र के हज कमेटी के और किस तरह से वो हल करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने गौर किया है और काफ़ी कुछ चेंजेस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। आइए जानते हैं। जमाल सिद्दीकी साहब, आपको पहले तो इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी ज्वाइन किया है, चेयरमैन बने हैं, तो आपको क्या लगता है हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र में किस तरह की खामियां आप देखते हैं जब से आप आए हैं उस वक्त से? मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि अभी तक कांग्रेस की हुकूमत में जो महाराष्ट्र हज कमेटी चली उसमें कोई भी अभी तक काम ही नहीं हुआ है। जब मैं चेयरमैन बनने के बाद अपने ऑफिस में गया तो ये पता चला कि ये जो हज कमेटी है महाराष्ट्र की, ये स्टेट की ऐसी कमेटी है जो इस पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का हाजी भेजती है। यानी महाराष्ट्र स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का हाजी भेजता है। पहले नंबर का हाजी वो उत्तर प्रदेश से जाता है, दूसरे नंबर का हाजी महाराष्ट्र से जाता है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक का है। और इस महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के पास खुद का ऑफिस नहीं है, 4 कमरों का ऑफिस, वो भी 4 कोने में है, और एक यतीम खाने में सराय में चल रहा है, साबू सिद्दीकी बिल्डिंग में। तो कांग्रेस की हुकूमत ने तो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को खुद का ऑफिस नहीं दिया, बैठने की जगह नहीं दी। आज भी हम किराए की बिल्डिंग में हैं और इंशाल्लाह मेरी जद्दोजहद शुरू है कि मैं जल्द से जल्द एक वहाँ पे हज कमेटी का ऑफिस बनाऊँ, एक हज हाउस बनाऊँ और वहाँ से एक परमानेंट काम शुरू करवा दूँ। जी, अभी आप आए हैं तो काफ़ी कुछ अज़ाइम भी है आपकी, जिस तरह से आप बताया कि खामियां भी है बहुत सारी, तो अज़ाइम भी है। तो हमने एक आपका स्टेटमेंट सुना है कि आपने आते ही पहले ये ऑब्ज़र्व किया कि सूद के पैसों से जो है एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें दी जा रही है और ख़र्चे निकाले जा रहे हैं, प्रॉफिटेबल कोई इसमें वो नहीं है, मुद्दा नहीं है। तो आप इसको किस तरह से बदलना चाहेंगे? क्या आपके पास अल्टरनेटिव इसका वो है? यकीनन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हज जैसा पवित्र काम, पाक काम, सूद जैसा, ब्याज जैसा, बैंक इंटरेस्ट जैसा एक नापाक पैसे से हो रहा है, इनकम से हो रहा है। मैंने जब हज कमेटी ऑफ इंडिया के बजट का कॉपी देखा, जो कि अभी हमारे जो वाइस चेयरमैन हज कमेटी ऑफ इंडिया के मोहतरम जिन्ना साहब, उनकी चेयरमैनशिप में जो बनी थी, उसमें मैंने देखा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का मेन इनकम सोर्स वो बैंक में डिपॉजिट 3,200 करोड़ रुपया है, जिससे लगभग 70 से 72 करोड़ का ब्याज आता है। और उससे हज कमेटी अपने स्टाफ का पेमेंट, हज पर जो प्रिपरेशन के लिए ख़र्चा होता है उसका पेमेंट, हज को जो खादिमुल हुज्जाज भेजे जाते हैं उसका पेमेंट, यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो भी खर्चा करती है उस ब्याज के पैसे से खर्च होता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ इसका। मैंने हमारे मोहतरम नकवी साहब को भी इसके बारे में जानकारी दी है। मुझे यकीन है कि उनको ये जानकारी अभी तक नहीं रही होगी, लोगों ने उनसे छुपा के रखा होगा, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत ने कभी इस पर काम किया नहीं और वो तो अपने आप को मुसलमानों के दोस्त बताते रहे, लेकिन सूद के काम से हज का काम करते रहे। ये अफसोस की बात है। मैंने पहली बार मोहतरम नकवी साहब को ख़त लिखकर ये जानकारी देने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि इस पर जो है कार्रवाई होगी। ये जो सूद का काम है, ये जो सूद का इनकम है, बंद होगा। मैंने इसके लिए सुझाव भी दिए, क्योंकि हज कमेटी को चलाने के लिए पैसा लगता है। हम हाजियों से कोई पैसा लेते नहीं हैं। हम हाजियों को जो खिदमत अंजाम देते हैं वो जो है उतने ही पैसे लेते हैं जितना उनको हज पर जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए और बाकी ज़रूरत के लिए, उसमें हमारा कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है। जो हज का काम होता है उसको चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, लेकिन हमने सुझाव दिया है कि जो 3,200 करोड़ रुपया है हमारे पास, जो FD हमने किया है जिसका ब्याज आता है, इसको अगर हम हाजियों के रहाइश पे लगाते हैं, यानी कि अगर हम मक्के और मदीने में बिल्डिंगें लॉन्ग लीज पर बनाते हैं, ख़रीदते हैं, जो भी करते हैं, अगर हम रहने की व्यवस्था खुद करते हैं, जो आज हम हर साल किराए से लेते हैं और उस पर लगभग 1,200 करोड़ रुपया खर्च करते हैं हाजियों के रहने पर, वो 1,200 करोड़ रुपया अगर बचता है हमारा, तो आज हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो इनकम है, जो ब्याज से मिलता है, वो 70 करोड़ रुपया है। अगर हम 1,200 करोड़ बचाएंगे और हज कमेटी ने अपने पास खर्चे के लिए 500 भी करोड़ रख लिया, तो 700 करोड़ रुपया अगर हम हाजियों को छूट देते हैं, तो मुझे यकीन है कि हमारा खुद का पैसा जो हलाल का पैसा हो जाएगा, हमारा इनकम भी बढ़ जाएगा और हमारे हाजियों को हज थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा।
हाँ, बिल्कुल अच्छा अल्टरनेटिव है आपके पास सिस्टम, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपके गौर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे गौर करना चाहिए। सर, ये हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है, 14,000 से ज़ायद इस साल आज़मीन जाने वाले हज पर। तो इनकी जो तरबियत है, रहनुमाई है, इसके लिए मुख्तलिफ़ कैंप्स महाराष्ट्र भर में लिए जाते हैं। हर ज़िले के सतह पे NGOs उसके लिए काम करती थी। तो आपने एक नया सिस्टम इस बार शुरू किया। आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ अलग अलग कमेटी आप ज़िला लेवल पर बनाएंगे, तो उसकी क्या खदोखाल है और क्या उसकी आपके पास प्लानिंग है उसकी? ये बात सही है कि हज कमेटी चाहे वो ऑल इंडिया की हो चाहे वो स्टेट की हो, हमें इसीलिए बनाया गया है कि हम हाजियों के खिदमत को अंजाम दें। आज मैं चेयरमैन हूँ, मुझे राज्य मंत्री का दर्जा है, सरकारी ऑफिसर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, गाड़ियाँ सरकार के, पैसे सरकार के हैं, सारी सुविधाएं मुझे मिलती हैं। वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि मैं जो आज़मीन हज पर जा रहे, मैं उनकी सेवा करूँ, उनकी देख रेख करूँ, उनके सारे ज़रूरतों के लिए मैं खड़ा रहूँ। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि अभी तक जो हज कमेटियाँ थीं, उन्होंने अपने ज़िम्मेदारी को झटक कर ये ज़िम्मेदारी हमारे जो साथी यहाँ पर खिदमत करते हैं उनके कंधों पे डाल दी थी। वो बेचारे अल्लाह को राज़ी करने के लिए बेलौस खिदमत करते थे। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके वजह से आज हमें हाजियों के सेवाएं मिलते रहे, और इसके बदले में पैसे भी नहीं मिलते थे, वो बेचारे खुद के जेब से लगाते थे। अभी मैंने तय किया है कि जो हाजियों के ट्रेनिंग पे पैसा खर्चा होता है वो हम महाराष्ट्र सरकार से देंगे। इसके लिए हमने 12 जून को एक समिति की बैठक बुलाई थी। उसमें बैठक में तय किया है कि कम से कम एक हाजी पर 900 रुपये खर्च करने चाहिए, क्योंकि इससे कम में हाजियों का 3 तिरबती कैंप नहीं हो सकता है। उसके लिए हमने बजट भी पेश किया है, बनाया है, भेजा है सरकार को। मुझे यकीन है सरकार मंजूरी देगी। अभी तक हाजियों के ट्रेनिंग पर सिर्फ 100 रुपया मिलता था। वो हमारा ट्रेनर कहाँ से खर्च करेगा, क्योंकि 100 रुपये से ज़्यादा लोग चाय पी जाते हैं। तो हमने उसका भी ख्याल किया है, और हमने अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम देने के लिए ज़िला हज कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। क्योंकि हम स्टेट से आकर ज़िले में काम नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत दूर है आपस में, तो वहाँ पर ज़िला हज कमेटी बनाएंगे। इस बार हमने सोचा है कि ज़िला हज कमेटी का जो निर्णय है वो इस हज से पहले करके उनको काम पे लगाने का काम करेंगे। ज़िला हज कमेटी में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 सदस्य होंगे। अब इन सदस्यों से काम कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भी संख्या कम है। इसलिए हमने महाराष्ट्र सरकार को प्रस्ताव दिया है कि कुछ और आइडेंटिफाइड लोग लगाए जाएं, जिनको हमने हाजी दोस्त का नाम दिया है। यानी कि स्टेट लेवल पर हज कमेटी काम करेगी, जो स्टेट हज कमेटी है, जिले लेवल पर जिला हज कमेटी काम करेगी। लेकिन उसको अगर हमें मोहल्लों तक भेजना है, हमें तहसीलों तक भेजना है, तो हम हाजी दोस्त अपॉइंट कर कर वहाँ तक जो हज कमेटी का काम है, जो उसके पूरे जानकारियाँ हैं, वहाँ तक हम उनको भेजने का काम करेंगे। हम फॉर्म भरने से लेकर, फॉर्म को सबमिट कराने से लेकर, लॉटरी सिस्टम से लेकर, उनके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेकर, उनके ट्रेनिंग कैंपों को ऑर्गेनाइज करने से लेकर, हमारे हाजियों को एयरपोर्ट तक भेजने का सारा काम हम खुद करने वाले हैं। और चूँकि ये पहली बार बनने जा रहा है, तो इसलिए मैं आपके ज़रिए हमारे जो नांदेड़ के लोग हैं, जो हमारे पूरे महाराष्ट्र के ज़िले के लोग हैं, मैं उन सबको दावत देता हूँ कि आप किसी भी पार्टी के हैं, आप किसी भी मसलक के हैं, आपके दिल में अगर हाजियों की खिदमत करने का जज्बा है, मैं आपका वेलकम करता हूं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। आप आइए, हज कमेटी आप महाराष्ट्र के साथ जुड़िए, आप जिला हज कमेटी में आइए, आप हाजी दोस्त मिलिए, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह एक अलग खिदमत देने का काम करेंगे। और मेरे दिल में मकसद है कि मैं जिला हज कमेटी बनाऊँ, जिला हज कमेटी का ऑफिस हो, वहाँ से हज का काम करूँ, हज के बाद उम्रे का काम करूँ, और हज और उम्रे तक मैं सीमित ना रहूँ। मैं अपने जिला हज कमेटी के ज़रिए, मैं अपने हाजी दोस्त के ज़रिए, जो अलग अलग लोग खिदमत का काम करते हैं उनको साथ मिलाकर जो हमारे कौम के काम में कुछ हाथ बटाऊँ। जैसे हमारे जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, लेकिन इनको गाइड नहीं कर पाता है कोई, कुछ को पैसे की प्रॉब्लम होता है, जो शासकीय योजनाएँ हैं जो हमारे लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। कुछ बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर बैठे हैं तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन हम उनको गाइड नहीं कर पाते हैं। तो आने वाले समय में जो हमारा जिला हज कमेटी का ऑफिस होगा, वहाँ से हम हमारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाने का भी काम करेंगे। अगर कोई बहन हमारी बेवा है, उसको मदद करने का काम करेंगे। अगर जो कहीं गरीब लोग हैं जो शादियां अपनी बेटियों को नहीं करवा पाते, हम उन बच्चियों को इज्तिमाई शादी करने का काम करेंगे। यानी कि जो हमारे कौम के जितने भी काम हैं, मैं इंशाअल्लाह उस हज कमेटी के ज़रिए करने का काम करूँगा। ये जो हज कमेटी का आपने बताया, ज़िला हज कमेटी की क़याम होगा, ये इस तरह हाजी दोस्त बनाए जाएंगे, तो क्या इनके लिए कोई फ़ंड होगा, इनकी सैलरीज़ या फिर वजीफ़ा कुछ इससे मुक़र्रर होगा, या सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह इनको काम करना होगा? नहीं, अभी तो मैं माज़रत से आज कहना चाहूँगा कि अभी ये सब फ़ी सबीलिल्लाह है।
और जो हज कमेटी का ऑफिस होगा इंशाल्लाह अभी उसके लिए भी अखराजात तय नहीं है, लेकिन मैं सरकार से डिमांड करके और कुछ ना कुछ करके उसके अखराजात निकालूंगा। लेकिन जो हमारे मेंबर्स होंगे वो स्टेट के मेंबरों को भी सैलरी नहीं है, वो ज़िले के लोगों भी अभी तक सैलरी नहीं है। और मुझे लगता है हमारे जो लोग हैं वो सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म से अच्छा खिदमत देने के लिए बहुत सारे लोग आगे आएंगे। अच्छा सर, ये जो आपने अभी नई तश्कील की बात की है कि क़याम करेंगे ज़िला कमेटी और हज, तो अभी इस साल जो तरबियती कैंप होंगे तो वो किसके ज़रिए इंतज़ाम होंगे? क्योंकि अभी तो वो उसको प्रोसेस होगा पूरा लंबा, गवर्नमेंट उसको मंजूर करेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तमाम चीज़ें होगी, उसके बाद फिर सिलेक्शन होगा, बहुत लंबा अरसा गुजर जाएगा। तो ऐसे में इस साल जो तरबियती कैंप होंगे तो वो किसकी निगरानी में होगी? क्या उसके खर्चे कैसे होंगे? अभी तो तरबियती कैंप सारे लगभग हो चुके हैं। आज भी यहाँ पर लगभग ये आखिरी था, एक और लेंगे। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ट्रेनर अपॉइंट किया है, यहाँ पर हमारे मखदूम पाशा साहब हैं, एक और हमारे ट्रेनर हैं। ये सब मिलकर बेचारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि बेचारे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम उनको पैसे नहीं दे पा रहे, वो अपने जेब से लगा कर काम कर रहे। तो इस काम को तो वो अंजाम दे चुके हैं लगभग, और जो बचे हुए हैं उसको भी हम साथ मिलकर हज कमेटी और हमारे जो खादिम लोग हैं ये साथ मिलकर इंतजाम देंगे। ये सारे प्रोसेस अगली बार इंशाल्लाह लागू किए जाएंगे। सर, आम तौर पे जो है बीजेपी को मुस्लिम दुश्मन के तौर पर लिया जाता है, मुसलमानों में आम तौर पर ऐसा समझा जाता है कि नेगेटिव अप्रोच है बीजेपी का मुसलमानों के लिए। तो हज कमेटी में महाराष्ट्र में जब बीजेपी के अरकान जो है चेयरमैन और कमेटी में मेंबर बनेंगे, तो क्या ये समझा जाना चाहिए मुसलमानों को कि इसमें भी मदाखलत होगी और अरकान इसके चेंज हो जाएंगे या कुछ गड़बड़ होगी, या बीजेपी के तहत जो है तरबियती कैंप होंगे तो वहाँ पर लोगों को जहन साजी इस्लाम के ख़िलाफ़ की जाएगी, ऐसा कुछ जो शुकूक ज़ाहिर किए जा रहे हैं आम तौर पर लोगों में, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? ये तो लोगों को तय करना है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अगर आज भी हम दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे तो यकीनन हमारा बहुत नुकसान होने वाला है। अभी मैं बताऊं, मैं आज शहर में हूं, कई लोगों ने डिमांड किया कि जब औरंगाबाद से लोग फ़्लाइट पे जा सकते हैं तो नांदेड़ से क्यों नहीं? यहाँ भी एयरपोर्ट है, और नांदेड़ को तो एक ऐसा नेता मिला है जो प्रदेश ही नहीं देश का बड़ा नेता है। तो वो अगर चाहता सर मैं ये बताना था, वो जो शुकूक है लोगों के, तो उसको किस तरह उसी बात को आगे ले रहा हूँ। वो अगर चाहता तो यहाँ से भी फ़्लाइट जा सकती थी। मैं आपको बताऊँ, पहले लोग मुंबई और कोलकाता और दिल्ली से फ़्लाइट से जाया करते थे, लेकिन जब बीजेपी की हुकूमत आई और मुख्तबा हमारे सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जब उड्डयन मंत्री बने तो उन्होंने 21 इम्बार्केशन पॉइंट दिए। ये बीजेपी हुकूमत की देन है कि आप औरंगाबाद से जा रहे हैं, ये बीजेपी हुकूमत की देन है कि आप नागपुर से जा रहे हैं। लोगों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से डराया है। बीजेपी भी वैसे ही पार्टी है, उसका भी वैसे ही संविधान है जैसे कांग्रेस की है। और मुझे तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने सरकार में रहकर सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है। आप मुझे बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आज तक महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी है उसका ऑफिस नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मुसलमानों के वोट तो लिए, लेकिन मुसलमानों के जो अहम फ़राइज़ हैं हज, उसमें सूद का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। कभी ये अशोक चौहान को दिखाई नहीं दिया, कभी उनके मंत्रियों को दिखाई नहीं दिया, कभी जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं और वो कहते हैं कि जो कांग्रेस में मुसलमान है उसी के पास मुसलमान होने का सर्टिफिकेट है। ये बीजेपी में जो काम करने वाले मुसलमान है ये तो इस्लाम में है ही नहीं, और इस्लाम में जो नहीं है उसको ही दिखाई दिया। और जो इस्लाम का ठेका लेकर घूमते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट था मुसलमान होने का, उनको नहीं दिखाई दिया। तो मेरा ये कहना है कि अब डराना बंद करो। अब सबको सब समझ रहा है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। और भारतीय जनता पार्टी, ये बात सही है, धर्म को मानने वाली पार्टी है और धर्म को सम्मान करने वाली पार्टी है। वो जितना हिंदू धर्म का सम्मान करती है उतना ही मुसलमान धर्म का सम्मान करती है। पार्टी किसी के धर्म में मदाखलत नहीं करती है। हम कार्यकर्ता बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर, जब अलार्म बजता है, सायरन बजता है, तो मज़दूर अपने अपने जो है इबादत गाहों में जाते हैं, अपने अपने इबादत गाहों में जाकर अपने अपने हिसाब से वहाँ पर इबादत करते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी में सभी धर्म के कार्यकर्ता हैं और अपने अपने धर्म को मानने की उनको छूट है, वो अपने अपने धर्म की इबादत करने की छूट है और अपने अपने धर्म को सुरक्षित रखने का भी छूट है। इसलिए आज मैं इतनी जद्दोजहद से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होकर और हज का जो मुझे काम मिला है मैं आज कर रहा हूँ। आज तक मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ
कि कांग्रेस का नियुक्त किया गया कोई भी चेयरमैन सभी जिलों में नहीं गया है। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मुझे गर्व इस बात का बोलते हुए, और मैं हर जिले में जाकर जो हमारे आज़मीन उनसे मिलता हूँ, उनका सुख दुख पूछता हूँ और हम उनके क्या सेवाएं दे सके इसकी भी पूछ करता हूँ। ये सब अब जनता देख रही है। अब गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सबको अच्छा काम कराएगी। अच्छा सर, आपने एक बताया था कि एम्बार्केशन पॉइंट नांदेड़ को भी बनाया जा सकता है। अगर शुक्रवार चौहान पहले करते तो ये होता, लेकिन अब आपकी ये तवक्कुआत है, अज़ाइम है कि नांदेड़ को भी आप बनाएंगे, तो इसके लिए क्या प्रोसेस आपने शुरू किया है या कब से? मेरा ऐसा मानना है कि मुझे आज ये डिमांड मिली है और मैं जो एक थंब रूल लगा कर देखता हूँ तो ये कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि औरंगाबाद भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है और औरंगाबाद से अगर फ़्लाइट जा सकती है तो उससे बड़ा, उससे अच्छा, उससे सुंदर एयरपोर्ट नांदेड़ में है। नांदेड़ से फ़्लाइट क्यों नहीं जा सकती, मैं इसके लिए मुतालबा करूँगा और मेरी पूरी कोशिश है कि अगली फ़्लाइट जो 2020 की जाने वाली है वो नांदेड़ के लोगों को, परभनी के लोगों को, हिंगोली के लोगों को, लातूर के लोगों को हम नांदेड़ से लेकर जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका MCN के लिए बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे हमारे जमाल सिद्दीकी साहब, हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन। इनके काफ़ी अज़ाइम हैं और काफ़ी उम्मीदें हैं। इनको तवक्को है कि महाराष्ट्र में हज का सिस्टम काफ़ी दुरुस्त हो जाएगा और इन्हें उम्मीद है कि मुसलमान भी इससे जुड़ेंगे और बीजेपी के कारकुन होने की वजह से इनसे दूर नहीं होंगे, बल्कि इनके अच्छे काम और मुस्बत पहलुओं को देखकर लोग खुद समझ जाएंगे कि किसके साथ कौन वोट बैंक की पॉलिसी सियासत कर रहा है। और उम्मीद है कि जमाल सिद्दीकी साहब काफ़ी कुछ बदलाव करेंगे। MCN उर्दू न्यूज़ के लिए कैमरामैन हैदर अली के साथ मैं ज़िया वहीद।